के पास का है। यहाँ धड़ल्ले से अवैध शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं। इन पुलिस वालों को देखिए, ये किस तरह अवैध शराब बेचने वाली इस महिला के ठिकाने पर आते हैं और चंद पैसों में बिक जाते हैं। शराब का अवैध कारोबार करने वालों के हाथों बिकने वालों में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि आबकारी विभाग के कारिंदे भी हैं। ये भी अवैध शराब के अड्डे पर सिर्फ पैसे लेने आते हैं। दिल्ली में अवैध शराब के काले कारोबार का ये स्टिंग चेतन प्रकाश नाम के एक शख्स ने पिछले साल दिसंबर महीने में किया। कई साथी ऐसे हैं जो कि शराब बेचने का धंधा बंद करना चाहते हैं। बहुत से हैं, बहुत मिले मुझे, लेकिन पुलिस उनको बंद नहीं करने देना चाहती, क्योंकि अगर वो अपना धंधा बंद कर देंगे तो पुलिस को कहां से कमा के देंगे। तो पुलिस सालों से पैसा वसूल करती आई है और जबरन वसूलियां इनसे करती है और शराब बिकवाती है जबरदस्ती। अगर चेतन की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद रघुवीर नगर में 25 और ब्रह्मपुरी में 15 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत नहीं होती। दरअसल जहर कोई नहीं पीना चाहता, लेकिन वक्त बेवक्त जहरीली होती शराब का धंधा कुछ ऐसा है कि ना तो धंधेबाज इसे छोड़ना चाहते हैं और ना ही पुलिस और एक्साइज विभाग इसे छोड़ने देना चाहती है। नतीजा मौत की शक्ल में सामने आता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और 15 नवंबर 2006 को पुलिस को दी गई एक रिपोर्ट में दर्ज है 32 अवैध शराब कारोबारियों के नाम। इनमें से एक नाम कमला सासी का भी है, लेकिन कमला पर पुलिस ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक ब्रह्मपुरी इलाके में 15 लोगों की मौत नहीं हो गई। दिल्ली में अवैध शराब का काला कारोबार करोड़ों का है और ये धंधा सासी समुदाय के मुख्य तौर पर सिर्फ 32 लोगों के हाथों में है। उन्हें पुलिस, आबकारी और स्पेशल स्टाफ के लोग जानते हैं, लेकिन उनकी दी गई रकम इतनी मोटी होती है कि सरकारी महकमे के ये लोग सिर्फ उनकी चौखट पर पैसे वसूलने जाते हैं। नतीजा एक के बाद एक जहरीली शराब से हो रही मौतें। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद चेतन प्रकाश, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। चेतन, हमारे स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आप पहुंचे कैसे इन तक? ये मुझे मालूम तो था, मैं करीब 12-15 साल से मैं उस इलाके में रह रहा हूँ, तो मुझे मालूम था किस किस तरह से धंधा चलता है। क्यों मेरे घर के बाहर भी एक अवैध शराब का अड्डा था जो कि खुलेआम वहाँ पे 1999 में शराब बिक्री होती थी। पुलिस वहाँ से पैसा लेके जाती थी, हमारी आंखों के सामने लेके जाती थी। और एक्साइज के, क्राइम के, हर तरह के पुलिस वाले वहाँ पे आते थे, गाड़ियाँ लेके आते थे, कोई स्कूटर पे आता था, वो अपना महीना वसूलते थे वहाँ से। और कुछ जब शराब वगैरह ज़्यादा मिलती थी तो उसकी कटिंग भी करते थे। जैसे ज़्यादा शराब मिल गई तो उससे 20-30-50 हज़ार रुपये कटिंग करके छोड़ दिया उसको। तो मेरे ऊपर पुलिस ने कई झूठे मुकदमे लगाए। मैंने वो अड्डा बंद करने के लिए बहुत कोशिश की, डीसीपी साहब से मिला, साउथ वेस्ट से दोनों डीसीपी से मिलकर मैंने कंप्लेंट भी दी उसके खिलाफ और उसका काफ़ी सारी शराब भी पकड़वाई। तो पुलिस वाले मेरे खिलाफ हो गए कि ये आदमी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहा है तो हमारे इनकम पे असर पड़ेगा। तो वो शराब माफिया के साथ उससे मिलकर उन्होंने मेरे ऊपर झूठा शराब का मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद वो एरिया के जो बीट ऑफिसर्स हैं उनसे मिला, उनसे मुझे मेरे ऊपर दबाव बनाया कि ये जो है मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, इसे किसी न किसी केस में बुक करके इसे बीसी बनाइए। आप काफ़ी दिनों से, जिस तरह से आप बता रहे, काफ़ी दिनों से इस पूरे इस सिलसिले को देखते आ रहे थे, लेकिन किस तरह से पुलिस सासी समुदाय पर दबाव बनाती है इस धंधे को जारी रखने के लिए, आपने हमें बताया था। जी, मैं कहना, सासी समुदाय के लोग हैं ये बेचारे सताए हुए हैं पुलिस के। ये पहले काफ़ी टाइम से शराब बेच रहे हैं, लेकिन जो लोग शराब नहीं बेचना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, पुलिस वाले उनको छोड़ने नहीं देते। क्योंकि अगर वो शराब बेचना छोड़ देंगे तो उनकी इनकम पे फ़र्क पड़ेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और पुलिस का अधिकतर पैसा, पुलिस को जो अधिकतर पैसा है वो अवैध शराब बेचने वाले साथियों से, स्मैक वालों से, इनसे ही मिलता है। अगर ये शराब ना बेचेंगे तो पुलिस के ना तो पेट्रोल का खर्चा निकलेगा और ना ही और जो ऊपर के मोबाइल के खर्चे हैं वो नहीं निकल पाएंगे, ना अफसरों की फटीक वगैरह होगी। जो एसएचओ वगैरह आते हैं थानों में, उनके एक कीमत होती है एसएचओ के जाने की, ना वो कीमत पूरी एसएचओ अपने पैसे बटोर पाएगा। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जी चेतन, दबाव बना के रखते हैं अपने इनके ऊपर कि ये शराब बेचें। अगर ना बेचना चाहते इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, शराब का मुकदमा इनके ऊपर झूठे दर्ज किए जाते हैं कि
ताकि इस वक्त हमारे साथ राजन भगत जी भी हैं जो कि पीआरओ हैं दिल्ली पुलिस के, उनसे जानना चाहेंगे। राजन जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। लेकिन जिस तरह के आरोप पुलिस पर लग रहे हैं जहरीली शराब के अवैध धंधे के बारे में, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं सबसे पहले आपको दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो दो इशू हैं अलग अलग हैं, दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। एक तो है जो तस्करी से एक्साइज अवेजन, एक्साइज टैक्स की चोरी के साथ पड़ोसी राज्यों से लाके बेची जाने वाली शराब का मामला। एक है जो शराब अवैध रूप से, अडल्ट्रेटेड रूप से मैन्युफैक्चर की गई हो और जिसमें जहरीली है, जिससे मौतें हो रही हैं, जो ज्यादा संगीन बात है। दूसरा विषय है ये दोनों, एक तो मिला के ना देखे जाए, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग संगीनता है इनकी। और जो शराब अडल्ट्रेशन के साथ बनाई गई, बिक्री की गई हो, उसकी जानकारी देने वाले के लिए दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की है। ऐसी कोई भी अभी तक सूचना हमें नहीं मिली है जिसमें ये दिल्ली में कोई शराब ऐसी बन रही हो और अडल्ट्रेशन करके बेची जा रही हो, मैन्युफैक्चर की जा रही हो, जो है उसकी कोई सूचना अभी तक नहीं किसी ने दी है। वो कोई सूचना अगर किसी के पास है तो उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम है। हाँ, अगर हमें इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और हम इस पे जुटे हुए हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो पड़ोसी राज्यों में भी जाके हम जहाँ पे बनती हुई हमें पता लगेगी वहाँ पे हम इसको पकड़ के और इसका पर्दाफाश करेंगे। हमने पहले भी 2002 में भी इस तरह से पता लगा था, वो पड़ोसी राज्य में मैन्युफैक्चर हो रही थी, वहाँ पे दिल्ली पुलिस ने जाके रेड करके उनको पकड़ा था। लेकिन राजन जी, तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि किस तरह से हाथों से पैसा लिया जा रहा है। ये तस्वीर साफ दिख रही है कि वर्दी वाला पैसे ले रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? क्या कोई कार्रवाई कर रहे हैं इनके खिलाफ? चेतन प्रकाश जी ने पहले भी कुछ स्ट्रिंग किए थे और ये स्ट्रिंग जो इन्होंने दिल्ली पुलिस को दिए थे उन पे पूरी कार्रवाई हुई है और उनके ऊपर केस चल रहे हैं। इन्होंने कोर्ट में भी दिए हैं, कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही है। और किसी को भी ऐसे जिसने, अगर चाहे वो बिक्री के लिए भी अगर किसी की मिली भगत है तो उसको नहीं रोका जाता। हालांकि अवैध बिक्री और अवैध मैन्युफैक्चर दोनों एक अलग अलग और अलग अलग संगीनता के सवाल है। जी, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं चेतन जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो पुलिस वाले मैंने इतने सारे स्टिंग किए हैं अब तक, करीब 60-70 पुलिस वाले तो इसी में हो गए मेरे स्टिंग में, तो 30-35 अभी हैं। तो क्या आप ये नहीं मानते सर कि जो ये शराब जबरदस्ती इन लोगों से बिकवाते हैं पुलिस वाले, तो ये जबरदस्ती बिकवाने का कोई विषय नहीं है। और अगर कहीं किसी की अगर कोई मिली भगत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नहीं सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप मिली भगत इसको मानते हैं तो कहीं ना कहीं इन साथियों के साथ साथ दोषी तो पुलिस वाले भी, उनके ऊपर भी आप हत्या के आरोप लगाइए उनको। मैं, आप जो कम्युनिटी का नाम दे रहे हैं, मैं ऐसे नहीं किसी को कम्युनिटी स्पेसिफिक कोई बात करना चाहता आप के साथ मीडिया में। और दूसरी बात जो है, मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी शराब बेचता है उसके ऊपर एक्साइज अवेजन का जो चाहता हूँ, जो भी शराब बेचता है उसके ऊपर एक्साइज अवेजन का जो मुकदमा है वो उस हिसाब से होता है। और जिन्होंने जहरीली सेल की है वो एक अलग मुद्दा है, उसकी तफ्तीश चल रही है। उसके बारे में आपने कोई जानकारी किसी को नहीं दी है, उसका कोई स्ट्रिंग नहीं है, उसकी कोई आपके पास जानकारी है तो अगर आप दीजिए, अगर उसका कोई स्ट्रिंग है आपके पास तो उसका दीजिए, आपको हम 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। और रिश्वत लेने के मामले का क्या? जो रिश्वत लेने के मामले की बात है, जो इन्होंने सीडीज दी हैं उनमें इंक्वायरी चल रही है और उनमें जो कार्रवाई बनेगी और इनके ये उसमें खुद एविडेंस के देने के लिए खुद अपीयर हुए हैं चेतन प्रकाश, ये खुद जानते हैं और ये भली भांति से अपडेट हैं उस मामले में, मेरे से ज्यादा जानते हैं। सर, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ सर आपसे, मुझसे जिन साथियों ने फिल्में बनवाई अब तक, मैंने बहुत सारे साथियों का स्टिंग किया है, तो उसमें हर सबके बयान यही है कि जब पुलिस हमसे जबरदस्ती एक्सटॉर्शन करती है, हमसे पैसे वसूल करती है जबरदस्ती, तो उनके ऊपर आपने पीओसी एक्ट में मुकदमे दर्ज क्यों किए हैं? उनके ऊपर एक्सटॉर्शन के मुकदमे दर्ज क्यों नहीं किए सर? करूंगा मैं किसी कम्युनिटी विशेष के किसी ऐसे बयान जो आपके सामने दिए हुए हैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो सभी मामले अभी इंक्वायरी में है, कुछ कोर्ट में है। दूसरी बात, जो इनके सामने जो बयान दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और उसमें उनका अपना कितना दोष है, उस बारे में भी एक अलग विषय है। और मैं आपके माध्यम से आम जनता को जो मेन चीज है अपील करना चाहता हूं, केवल अधिकृत वेंडर्स जो हैं केवल उन्हीं से खरीदें, अनधिकृत ये जो अनऑथराइज सेल कर रहे हैं इनसे ना खरीदें। इनमें जहरीली शराब हो सकती है। सस्ती के चक्कर में जो कि बाहर से तस्करी करके लाके बेचते हैं,
इकोनॉमिक्स अपनी उस चक्कर में, और वो उसमें क्या होता है कि अडल्ट्रेशन करने वाले भी उसमें कुछ डाल देते हैं और वो उसको बेचते हैं। तो आम जनता को आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि केवल जो ऑथराइज्ड वेंडर हैं, ऑथराइज्ड शॉप्स हैं, केवल वहीं से अगर शराब खरीदेंगे तो उनकी जान जो है उसमें बची रहेगी, और अगर अनधिकृत से खरीदते हैं तो जान जाने का भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि जो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, जो इलिसिट है, जो कि ज्यादा एक संगीन बात है, और उससे बच के रहना चाहिए। जी, ये थे राजन भगत, पीआरओ दिल्ली पुलिस के, जो कि कह रहे थे कि उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है, लेकिन उनको कोई शिकायत नहीं मिली है कहीं से भी अवैध जहरीली शराब की, और उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ है अगर कोई आके उनको इसकी जानकारी देता है।